नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो भारत के भूगोल से लिया गया है, जो कि घटना चक्र से लिया गया है। और दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज है, तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे, तो 101 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, चेरापूंजी अवस्थित है ऑप्शन ए असम राज्य में, ऑप्शन बी मणिपुर राज्य में, ऑप्शन सी मेघालय राज्य में, ऑप्शन डी मिजोरम राज्य में। तो दोस्तों, ये जो चेरापूंजी है ये मेघालय राज्य में अवस्थित है। ठीक है, आइए डिटेल में देखते हैं। हम लोग डिटेल लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो भी इम्पोर्टेंट है उसके नीचे अंडरलाइन कर दिए हैं, ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ देखिए, चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। ठीक है, और मानसीनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही है। ठीक है, यहाँ देखिए मानसीराम सबसे पहले है, उसके बाद विश्व में चेरापूंजी का ही स्थान आता है। ठीक है, तो ये जो भी अंडरलाइन किए हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। तो आपको बता दें कि ये जो करेवास मृत्तिका है वो केसर का ही एक स्थानीय प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में, पूर्वी हिमालय में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, ये करेवास जो है केसर, ये आपका कश्मीर हिमालय में उत्पादन किया जाता है इसका। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए डिटेल में देखेंगे। जाफरान केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है। यह ताज़े जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसके नीचे अंडरलाइन कर दिए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को नोट डाउन करने में कोई भी समस्या ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ देखिए, जस्ट अभी बात किए थे, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी केसर, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी अंगूर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, करेवा जो होता है वो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, रेगर किसका नाम है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों, रेगूर मिट्टी जो होता है आपका, वो काली मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि काली मिट्टी कपास के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। तो दोस्तों, रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कमेंट कीजिए। तो रेगूर मिट्टी आपका सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए, रेगूर नाम है ऑप्शन ए लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, कछाड़ी मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का। तो जस्ट अभी बात किए हम, रेगूर जो है आपका काली मिट्टी का ही नाम है। ठीक है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ऑप्शन ए अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो दोस्तों, मृदा का जो अपरदन है वो वनोरोपण द्वारा हम लोग कम कर सकते हैं या फिर उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में देखेंगे।
मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार है, जैसे यहाँ देखिए वृक्षारोपण, यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों, गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए पेडी प्लेन, ऑप्शन बी पेनी प्लेन, ऑप्शन सी जियोसिनक्लाइन, ऑप्शन डी कास्ट प्लेन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, गंगा के मैदान को जियोसिनक्लाइन के नाम से जाना जाता है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए डिटेल में, गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो दोस्तों, गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए भाबर, ऑप्शन बी बांगर, यहाँ देखिए खादर और खंडोलाइट। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो भी पुरानी मिट्टी है उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो पुरानी मिट्टी को ही बांगर के नाम से जाना जाता है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए डिटेल में, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को, ठीक है, जो पुरानी मिट्टी है उसे ही हम बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला, रक्ताभ, भूरा, ब्राउन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है, नदियों द्वारा बनाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी इज़ द राइट आंसर। ओके, सी विल बी करेक्ट। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद द्वारा होता है। तो जलोढ़ मृदा देश में 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। दोस्तों, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ये डाटा। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो देश में है आपका 33.5% है, जो कि लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसमें वन का जो क्षेत्रफल है, यानी वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 20.7%, 21.7%, 22.7%, 23.7%। दोस्तों, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो वन का जो क्षेत्रफल है वो 20.7% है। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखते हैं डिटेल में। देखिए, द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये 2003 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल 20.64% अर्थात यहाँ देख लीजिए एक बार 6,78,333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनों का विस्तार है। देहरादून स्थित भारतीय वन संरक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश का वनावरण वन स्थिति रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार टीआरई में ये पूछा गया है।
भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, सी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये देखिए 2021 का रिपोर्ट है ये। तो यहाँ देखिए वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश तथा इसके पश्चात छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसके बाद सेकंड पोजीशन पे आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पे प्रतिशत में पूछा गया है, कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन ए अरुणाचल, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों जब भी प्रतिशत की बात हो तो भारत में सबसे पहले नंबर पे आपका मिजोरम आएगा, ठीक है। तो मिजोरम इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन हमें आप ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जब ये परसेंटेज की बात करें तभी आपका मिजोरम आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, तो सी विल बी करेक्ट। चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार डिटेल से। यहाँ देखिए ISFR 2021 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, ठीक है। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश का कितना है, 77,493 वर्ग किलोमीटर प्रथम स्थान है, ठीक है। जबकि विकल्प राज्यों में मिजोरम के 85.53 परसेंटेज में पूछा गया है, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशतता भागों पर वनों का विस्तार है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है, ठीक है। यहाँ पे आपको वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है आपका वन्य अभयारण्य वो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए देखिए डिटेल में देखते हैं। दिसंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन्यजीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या, देखिए महाराष्ट्र में 48 है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, 48 है। जबकि संघ राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 96 है। जब भी आपको ये पूछ दे कि संघ राज्य जो है अंडमान निकोबार, उसमें द्वीप समूह कितना है, 96 है। और ये स्टेट की बात हो रही है तो महाराष्ट्र सबसे एक नंबर पे है 48 के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक बार, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कथन दिया गया है तो इस पे चलिए पढ़ते हैं एक बार। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई, ठीक है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। ऑप्शन सी, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कथन दिया गया है, तो इसमें से सत्य कथन चुनना है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें सत्य 1 2 3, यहाँ देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए पढ़िए सबसे पहले। यहाँ देखिए, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई, बिल्कुल सही बात है। बाघ की जो परियोजना है दोस्तों ये 1973 में चालू की गई थी, तो ये करेक्ट है, ठीक है। 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, बिल्कुल बात है भाई। बाघ परियोजना की बात हो रहा है तो बाघों को ही संरक्षित करेगा ये, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ देख लीजिए, ये 1 2 3 ये डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, – 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपकी बात हो रही है कुल जनसंख्या का, ठीक है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 40, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों 2011 की बात हो रही है यहाँ पे। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है आपका नगरीय जनसंख्या वो 31% है, ठीक है, अप्रॉक्स 31% है, ठीक है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है, ऑप्शन ए सोन से, गंगा से, कोसी से, गंडक से। तो दोस्तों ये सारण जो है आपका गंडक से निकलती है, ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैरेज बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये टीआरई में पूछा गया है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो दोस्तों ये सिंपल है बहुत, गंडक नदी से पानी आता है, ठीक है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन ए हरियाणा पंजाब राजस्थान की, ऑप्शन बी हरियाणा पंजाब दिल्ली की, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, पंजाब दिल्ली राजस्थान की। दोस्तों कमेंट कीजिए कौन सा होगा ये 122 नंबर का। दोस्तों भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो हरियाणा पंजाब तथा राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी सतलज। तो दोस्तों भाखड़ा जो आपका नांगल बांध परियोजना है वो सतलज नदी पे बनाया गया है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। दोस्तों ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पे इस्टेब्लिश्ड है, ओके। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में देखेंगे। यहाँ देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो आपका उद्गम है वो कर्नाटक के कोडुगा जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इस आवास क्षेत्र कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी, गोदावरी महानदी, गंगा ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 125। तो ये जो आपका पट्टी सीमा परियोजना है वो कृष्णा और गोदावरी से ये जुड़ी हुई है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हीराकुंड बांध तैयार किया गया, ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, महानदी पर, गोदावरी पर, चंबल पर। तो कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 126। ये हो जाएगा दोस्तों महानदी इज द राइट आंसर, बी विल बी करेक्ट। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हीराकुंड बांध उड़ीसा
ठीक है। ये हीराकुंड बांध जो है दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में है। तो उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, ठीक है। तो हीराकुंड जो है आपका महानदी पे इस्टेब्लिश्ड है, जो कि महानदी कहाँ पे है, वो उड़ीसा स्टेट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी बड़ाकर, ऑप्शन सी कोनार, ऑप्शन डी बोकारो। तो दोस्तों कमेंट कीजिए 127 का आंसर कौन सा होगा। तो मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है दोस्तों बड़ाकर नदी पे बनाए गए हैं। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? चिल्का, सांभर, बुलर, लोकताक। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखिए वुलर झील जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तथा आपको पता है लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में है। तो यहाँ देखिए तो एक तो मीठे पानी की झील आपका वुलर झील भी हो गया, ठीक है। और आपका जो लोकटक झील है मणिपुर में वो भी मीठे पानी की झील है, ठीक है। जबकि चिल्का झील आपका उड़ीसा में है एवं साभर राजस्थान में, ये खारे पानी की झील है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए इसमें आपका जो ये चिल्का भी हो जाएगा और ये लोकताक भी हो जाएगा। ये दोनों मीठे पानी की झील है और आपका सांभर और ये खारा पानी की झील है। तो यहाँ पे मीठे पानी की पूछा गया है तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, ई विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कौन सा कृषि वित्त एग्रीकल्चर फिनांस का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपका, एग्रीकल्चर फिनांस का स्रोत नहीं है। तो यहाँ देखिए आपको ये सहकारी समितियाँ ये भी है, ठीक है। व्यापारिक बैंक ये भी तो है, एग्रीकल्चर जो आपका फिनांस है इसके जो स्रोत हैं ये जो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इससे भी आप लोन लेते हैं, व्यापारिक बैंक से भी लोन लेते हैं, सहकारी समिति से भी लोन लेते हैं। तो ये सारे क्या हैं आपका, ये एग्रीकल्चर फिनांस के स्रोत हैं। बट इसमें क्या पूछा गया है, नहीं है, ठीक है। नहीं के बारे में आपको देखना है। तो चलिए डिटेल में यहाँ देखते हैं। देखिए इसीलिए हम डिटेल लाए हैं ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर सको, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ देखिए भारत में किसी वित्त फिनांस के प्रमुख स्रोत, यहाँ देखिए वाणिज्यिक बैंक भी है आपका, ठीक है। एग्रीकल्चर जो फिनांस है, सहकारी बैंक भी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है, ठीक है। इसीलिए आपका जो है ऑप्शन में डी लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। विभिन्न मौसमों पर दो फसल, एक ही साथ दो फसल, अन्य फसल के साथ एक फसल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कृषि में जो युग्म पैदावार होता है वो विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाने को लेकर है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, यहाँ देखिए नहीं पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको नहीं के नीचे अंडरलाइन करना है। एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी नहीं देखना है उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर लेना है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन ए गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ। तो दोस्तों नहीं पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये आपका नकदी फसल है, ये भी नकदी फसल है, ये भी नकदी फसल है। नकदी फसल नहीं पूछा गया है तो गेहूँ इज़ द राइट आंसर। डी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है? ऑप्शन ए चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में। तो दोस्तों स्वतंत्रता की बात हो रही है वहाँ पे, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सबसे ज़्यादा कौन सा खेती किया है, कौन सी खेती का उत्पादन हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी विल बी राइट आंसर। गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रगति की है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ओके, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ देख लेते हैं 134। प्रमुख खाद्य फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, चावल, मकई, दलहन। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये आपका खाद्य फसल में प्रमुख के बारे में पूछा गया है, तो ये चावल इज द राइट आंसर, बी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं, ठीक है। कौन ऐसा क्षेत्र है जिसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल और तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान। तो दोस्तों ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है उसको हम चावल के कटोरे के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में देख लेते हैं एक बार दोस्तों। यहाँ देखिए, भारत में चावल का कटोरा राइस बॉल कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के 29.3% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन है? देखिए जस्ट अभी बात किए थे हम लोग, जब भी आपको महत्वपूर्ण खाद्य फसल के बारे में अगर डिस्कस होगा तो सबसे पहले आपका चावल आएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपका खाद्य फसल में चावल ही आएगा जब प्रमुख की बात होगा तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में हम लोग देख लेते हैं एक बार डाटा के साथ। आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था, ठीक है, 2021 से 22 के अनुसार भारत के 45.1 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल पर चावल, देखिए चावल कितना है 31.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रमुख खाद्य फसल चावल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए 45.1 पे चावल है, इसके बाद जो है आपका सेकंड पोजीशन पे वो गेहूं है जो कि 31.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पूछे तो चावल हो जाएगा और सेकंड पूछे तो गेहूं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? जस्ट अभी बात किए तो ये हो जाएगा आपका चावल, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कपास कौन सा राज्य में उगाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार डिटेल्स के साथ। आर्थिक समीक्षा जो हुआ था 2021 से 22 के अनुसार भारत के अग्रणी कपास उत्पादक राज्य इस प्रकार है। देखिए सबसे ज़्यादा जो आपका है 2021 और 22 के डेटा के अनुसार वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा एक नंबर पे, सेकंड पे आपका गुजरात आता है और थर्ड पे आपका तेलंगाना, ठीक है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं एक बार, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है आपको डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है, इसके बाद ऐसे करके, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब।
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश है राइट, इसके बाद महाराष्ट्र, ये भी राइट है, इसके बाद आंध्र प्रदेश नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र नहीं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। उत्तर प्रदेश ये ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र ये भी ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु ये भी ठीक है, इसके बाद कर्नाटक ये भी ठीक है। ठीक है, तो आपका ये सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए सी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र दिया गया है तो ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? दोस्तों, जो आपका शुष्क भूमि है उसके लिए सबसे अच्छा फसल कौन सा है? ऑप्शन ए गेहूँ, जूट, गन्ना, मूंगफली। दोस्तों, आपका जो शुष्क जो भूमि है उसके लिए मूंगफली इज़ द बेस्ट। ओके, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है रबर का वो कौन सा स्टेट है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। दोस्तों, केरल इज़ द राइट आंसर। केरल जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन करता है ऑल ओवर इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? जस्ट बात किए थे ये, केरल इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? नहीं के नीचे आप लोग अंडरलाइन कीजिए। पहले नहीं के बारे में पूछा गया है। ठीक है, देखिए कानन देवन इसमें तो है, नीलगिरी इस यहाँ पे भी होता है, दार्जिलिंग ये भी है, दार्जिलिंग का नाम सुने होंगे आप लोग, यहाँ भी चाय का बागान है। नहीं के बारे में पूछा गया था, ये जो आपका गिरनार है यहाँ पे चाय का बागान नहीं है, तो जो नहीं है वही सही है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए डिटेल में देख लेते हैं। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुनार हिल स्टेशन के पास स्थित है। मुनार क्षेत्र का जो आपका 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट, आपको पता होगा वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि चाय के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, और दार्जिलिंग के बारे में आपको पता ही है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ठीक है, नहीं है। ऑप्शन ए देखिए चिंगमंगलूर, ये तो कर्नाटक में है। ठीक है, कुर्ग ये भी कर्नाटक में है। बाबा बुदनगिरी, ठीक है, ये भी कॉफ़ी के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। तो नहीं पूछा गया, ये पुलनेज जो है आपका ये नहीं है। ठीक है, जो नहीं है वही सही है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। ठीक है, चलिए भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी अनाज, पेट्रोलियम, पेट्रो रसायन। तो दोस्तों, भारत का जो आवश्यकता है उससे ज़्यादा हम लोग चाय की खेती करते हैं। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों, जो पटसन का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल स्टेट में होता है। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 48, चलिए यहाँ देखिए, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? दोस्तों, आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, इसके बाद सेकेंड जो पोजीशन है ये बिहार का है, तो ये द्वितीय पोजीशन हो जाएगा।
बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। चलिए, अखबारी कागज़ उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी दुर्गापुर, ऑप्शन सी नेपानगर, ऑप्शन डी कानपुर। दोस्तों ये हो जाएगा आपका नेपानगर इज द राइट आंसर, सी विल बी करेक्ट। यहाँ देखिए डिटेल एक बार देख लेते हैं। नेपानगर जो है आपका दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित है। ये औद्योगिक नगर है आपका, जो अखबारी कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 150 क्वेश्चन है ये सेशन का दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, कैलामाइन, कैल्साइट, गैलोना। दोस्तों आपको पता होगा जो बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो भी क्यूरी है वो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।